उत्तर प्रदेश में अलग अलग सरकारी स्कूलों में और गैर सरकारी स्कूलों में आप उनके सुचारू पाठ्यक्रम, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हो, सब चीज़ें ठीक हों, आप ये सारा काम देखते हैं। मुझे बताइए, कोरोना काल में शिक्षा पद्धति, शिक्षा दीक्षा कैसे चल रही है? हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है मंत्री जी? अतुल जी, कोरोना की सबसे पहली मार शिक्षा क्षेत्र पर ही पड़ी थी। हाँ। जनता कर्फ्यू से पहले ही 13 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसमें शिक्षा मंत्रालय, नगर विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सभी मंत्रालयों से जुड़े हुए मंत्रीगण और अधिकारी थे। और 13 मार्च को ही हमने निर्णय ले लिया था कि चूंकि छोटे बच्चे हैं, बहुत सारी सावधानियों को समझते नहीं है, मानते नहीं है, क्योंकि हमारा तो मुख्य रूप से बेसिक शिक्षा विभाग था। लेकिन हम लोग ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार 13 मार्च से ही कक्षा 1 से लेकर विश्वविद्यालय तक के सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को सबको बंद कर दिया था। हमने बाद में जो परिस्थितियां जैसी आगे बनी, जनता कर्फ्यू हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर लॉकडाउन हो गया, तो उसके बाद हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के प्रमोट कर दिया, क्योंकि हम लोगों को लग रहा था कि इन परिस्थितियों में परीक्षा कराना संभव नहीं है और इन छोटे बच्चों का परीक्षा कराना इतना अपरिहार्य भी नहीं था। इसलिए हम लोग बेसिक शिक्षा में तो उसी समय निर्णय ले लिया कि अब बिना परीक्षा के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को प्रमोट करेंगे। बाद में हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी आदरणीय जो हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के निर्देशानुसार कक्षा 6, 7, 8, 9, 11 के जो उनके होम एग्जामिनेशन होते हैं, उनको भी बिना परीक्षा के प्रमोट कर दिया। उन्होंने भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हमारे उत्तर प्रदेश में बोर्ड की पहले ही हो चुकी थी। इसके मूल्यांकन की व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा विभाग कर रहा है। विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रह गई हैं, वो लॉकडाउन के बाद उनके कराने के बारे में सोचा जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग जो प्रधानमंत्री जी ने कहा और मुख्यमंत्री जी ने कहा, उसके बाद वो फिजिकल डिस्टेंसिंग पे आ गया कि भाई हमको एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी पे रहना है, पास नहीं आना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, घर से बाहर निकलते वक्त खुद की सुरक्षा और अपने परिजनों की सुरक्षा के लिए, कोरोना को खुद से दूर रखने के लिए तमाम वो इंतजाम करने हैं जो डॉक्टर्स ने बताए हैं। इन सारे झंझावातों और मुसीबत के बीच जो शिक्षा है वो सबसे ज्यादा उस पर मार पड़ी है, छोटे छोटे बच्चों पर। बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन की अब आपने पहल शुरू की है, जरा उसके बारे में बताइए और वो कितनी कामयाब है ये बताइए। जैसे प्रदेश में बेसिक शिक्षा में जहां ज्यादातर गरीब, मजदूर, किसान और लगभग 90% ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे पढ़ते हैं, वहां ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, ई क्लासेस के बारे में कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो संकट है वो एक तरह से हमारे लिए चुनौती थी। हमको ये प्रयोग भी करना था कि ऐसी परिस्थितियों में कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था ठप ना हो जाए। इसलिए हमने ई पाठशाला शुरू की, हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की और जो बहुत पहले ही हमने अपने विभाग का डिजिटाइजेशन शुरू किया था। जो शिक्षकों की छुट्टियां, आवश्यक सूचनाएं, उनके वेतन के भुगतान, इन सब, उनके अवकाश के प्रमाण, जो आवेदन पत्र थे, इन सबको जो ऑनलाइन किया था हमने मिशन प्रेरणा के अंतर्गत, उसने हमारी मदद की। दीक्षा नाम का ऐप जो भारत सरकार के द्वारा विकसित है, उस ऐप का हम पहले ही उपयोग कर रहे थे। इन सब माध्यमों के और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए हमारे जो जितने ब्लॉक हैं उत्तर प्रदेश में, सभी ब्लॉकों का हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था पहले से, जिसमें हम अपने जो हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं उनको हम दिशा निर्देश जारी करते थे और उस ब्लॉक के सारे टीचर उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होते थे। उस माध्यम से टीचर्स को सूचनाएं जाती थी। हमारे मैं आपको बताना चाहता हूं अतुल जी, 1,59,000 सरकारी स्कूल हैं उत्तर प्रदेश के, केवल बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए, जिसमें 5,75,000 अध्यापक हैं, पूर्णकालिक और शिक्षा मित्र और अनुदेशक मिला करके। 1,80,00,000 विद्यार्थी हमारे पढ़ते हैं, जिनसे 2.5 से 3 करोड़ अभिभावक जुड़े हैं। तो इसमें कई ऐसे माध्यमों, जिसमें दीक्षा ऐप है, जिसमें टॉप पेरेंट ऐप है, जिसमें गूगल बोलो ऐप है और व्हाट्सएप है
हमने दूरदर्शन से भी फ्लैट लिया है, जिसमें हमारे वीडियोज दिखा, चैनल्स भी हमने शुरू किए हैं। इन सब माध्यमों से इस चुनौती को एक अवसर में बदलने के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों के बच्चे भी ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। जी, लेकिन देखा यह जा रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन में दिखावा ज्यादा हो रहा है। कई बार जो स्कूल के लोग हैं वो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। उन सॉफ्टवेयर्स में सिक्योरिटी को लेकर कई सारे कंसर्न्स हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जूम जो ऐप है जिसके तहत पढ़ाई हो रही है, उस जूम ऐप के बारे में सिक्योरिटी कंसर्न होने के नाते एडवाइजरी जारी की है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कई सारे बच्चे वो उस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? नोएडा के, गाजियाबाद के, ग्रेटर नोएडा के बहुत सारे जो स्कूल हैं अभी भी वो जूम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी इसके नेगेटिव है। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं अतुल जी, लेकिन हमारे बेसिक शिक्षा कुछ निजी स्कूल हो सकता है कर रहे हों, उनको भी गृह मंत्रालय की एडवाइजरी का पालन करना चाहिए। हाँ। लेकिन हमारे जो सरकारी स्कूल हैं बेसिक शिक्षा पढ़ रहे हैं, हाँ। हम बेसिकली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी बहुत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम तो एक गूगल बोलो नाम से ऐप है जो हिंदी इंग्लिश की शिक्षा के लिए उपयोग होता है। हमारा दीक्षा ऐप है। हाँ। जो हमारा भारत सरकार का जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डेवलप ऐप है, जिसको हम इस्तेमाल माध्यम से वीडियोज को डाउनलोड करके और उनका क्यूआर कोड है उसको स्कैन करके वो देख सकते हैं विभिन्न कोर्सेज को। व्हाट्सएप का हम उपयोग कर रहे हैं, जो व्हाट्सएप का वीडियो कॉलिंग होता है या व्हाट्सएप का कंटेंट मैसेज भी हमारे टीचर बच्चों को सवाल भेजते हैं और उन सवालों का बच्चे अपने अभिभावकों के स्मार्टफोन के माध्यम से जवाब भेजते हैं। हम दूरदर्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम रेडियो का, हम तो जूम ऐप का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं। और जब से गृह मंत्रालय की एडवाइजरी आई है तो ऐसी हम अपेक्षा भी कर रहे हैं कि अन्य लोगों को भी नहीं करना चाहिए। मंत्री जी, जो नोएडा या ग्रेटर नोएडा या गाजियाबाद जहां हम लोग रहते हैं, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, या लखनऊ, वहां पर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो बड़े बड़े 5 सितारा टाइप के जो स्कूल हैं, जो बहुत मोटी फीस लेते हैं, जो आपकी एडवाइजरी के बावजूद अभिभावकों से फीस की उगाही कर रहे हैं, मैं उगाही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे, क्या उन लोगों के ऊपर आप लोगों का जोर नहीं चलता? देखिए, एक जो जितने ऐसे कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई की व्यवस्था है, मुख्य रूप से हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं। फिर भी मैं जितनी मुझे जानकारी है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ये कहा था कि इन 3 महीनों में लॉकडाउन के पीरियड में जो ट्रांसपोर्टेशन की फीस लेते हैं स्कूल, वो इन 3 महीनों की फीस नहीं लेंगे, क्योंकि जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन की फीस लेने का कोई औचित्य नहीं है। शेष जो ट्यूशन फीस और अन्य फीस था उसको लेकर भी उन्होंने कहा था कि जो अभिभावक सक्षम है, जो जमा कर सकते हैं वही जमा करेंगे, किसी पर फीस लेने का कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। नहीं सतीश जी, इसको लेकर के अभी ये परिभाषा बड़ी भ्रामक है। भाई मैं सक्षम हूँ लेकिन मेरी मंशा नहीं है देने की, तब सक्षम और असक्षम का पैमाना नहीं है ना कोई। नहीं, उसमें एक संकट है अतुल जी। हाँ। अतुल जी, एक संकट उसमें है कि सरकार ये भी सुनिश्चित करना चाहती है कि जो कर्मचारी हैं, जो अध्यापक हैं, उनको वेतन भी मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं तो कई बार निजी प्रबंध तंत्र के लोग ये कह सकते थे कि भाई 3 महीना काम नहीं हो रहा है तो आपको वेतन किस बात का। तो उनको वेतन मिले वो भी सुनिश्चित कराना सरकार की जिम्मेदारी है। और इन निजी स्कूलों के प्रबंध तंत्र के लोग के पास शुल्क आता है, उसी शुल्क से हम वेतन देते हैं। अगर हमको तो हम वेतन कैसे देंगे? ये तकनीकी कठिनाइयां हैं, लेकिन हमारा माध्यमिक शिक्षा विभाग इस बारे में लगातार मंथन कर रहा है, लगातार दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं। कल ही हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग से निर्देश जारी हुए हैं और सरकार की इस पर पूरी नजर है और इस बारे में अभिभावकों की पूरी चिंता सरकार कर रही है। ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। मंत्री जी, एक टेक्निकल बात मैं और बताना चाहता हूँ। मेरे पास कम से कम 2 ऐसे केसेस आए हैं कि नोएडा का सेक्टर 62 में एक नामी स्कूल है, वहां पर एक छात्रा को केवल इसलिए उत्पीड़ित किया जा रहा है कि वो साइंस विषय से पढ़ना चाहते। बंधन है जो कोऑर्डिनेटर महोदया हैं, वो कह रही है कि नहीं, इस बच्ची को साइंस हम नहीं देंगे क्योंकि ये पढ़ाई में अच्छी नहीं है, हम इसको आर्ट्स विषय से पढ़ाई कराएंगे। जब उसके पेरेंट्स ने ईमेल वगैरह किया तो स्कूल ने एक ब्रैकेट लगा दिया और कहा कि लॉकडाउन के बाद हम इस बिटिया की परीक्षा लेंगे, 60% अगर नंबर आते हैं तो मैं इसको साइंस पढ़ने दूंगी।
अरे हमारे देश में उदाहरण है, कितने आईएएस आईपीएस हैं जो हाई स्कूल में फेल हुए हैं, 8वीं में 10वीं 12वीं में फेल हुए हैं और आईएएस बन गए, कलेक्टर बन गए। नहीं बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ अतुल जी। बच्चों होने चाहिए। आपके माध्यम से मैं उस अभिभावक को, परिवार को कहना चाह रहा हूँ कि एक लिखित सूचना हमारे पास या हमारे माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के पास किसी को एक व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से एक लिखित सूचना दें। इस संबंध में हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि बच्ची जो पढ़ना चाहती है वही उसी कोर्स में उसका एडमिशन। जी, बहुत धन्यवाद आपका माननीय मंत्री जी कि आपने बड़ी ईमानदारी के साथ इस बात को स्वीकार किया और मदद का भरोसा भी दिलाया है। अब मुझे बताइए कि कोरोना इस वक्त चल रहा है, पूरी दुनिया, पूरा वैश्विक जो है ये पेंडेमिक है, कोरोना से निपटने के लिए ये काम कर रही हैं, हम और आप काम कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी तो 20-20 घंटा काम कर रहे हैं। और देखा हमने किस तरह से उन्होंने पितृधर्म से ऊपर उठकर राजधर्म जो है दिखाया कि कैसे होता है, कर्मयोगी बनकर मुख्यमंत्री जी ने दिखाया। और ये हम लोगों का सौभाग्य कि एक ऐसा सन्यासी हम लोगों का मुख्यमंत्री है जो इस तरह से हम 23 करोड़ लोगों की जो है की परवाह करता है। इन सब के बीच में कोरोना को लेकर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं इससे निपटने के लिए? जी अतुल जी, कोरोना से निपटने को लेकर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं जी आपके विभाग का क्या सहयोग? देखिए हमारे जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधान